हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। घर घर संविधान, घर घर संविधान। तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। लास्ट सेशन में हम लोग ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, जुडिशरी इसको कैसे इंटरप्रिटेट कर रही है ऑब्जेक्टिव को लेकर। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रियम्बल को 4 पार्ट में सेग्रीगेट किया था। हमने कहा भाई सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर हमने कहा नेचर। सेकेंड पार्ट हम अपने प्रियम्बल को कह सकते हैं जहां पर इसके स्टेट की नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड पार्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्ड पार्ट हम सेग्रीगेट कर सकते हैं जहां पर इसके ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। मींस हम किस बेस पर, किन ऑब्जेक्टिव को लेकर, किन प्रिंसिपल को लेकर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं। एंड फोर्थ पार्ट में हम बात कर सकते हैं जहां पर डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ एडॉप्शन दिया गया है। तो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्सेज से क्या मतलब है एंड हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स किसको हम मान सकते हैं और किस ग्राउंड पर मान सकते हैं। आज के सेशन में हम उसके बियॉन्ड जाकर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कहा भाई नेचर से क्या मतलब है, हमारे स्टेट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है। तो ये आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम जब भी अपने स्टेट के नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास इंडियन प्रेम्बल में हमें 5 टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यदि मैं अपने स्टेट का नेचर समझना चाहती हूँ तो मुझे इन 5 टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर वर्ड सॉवरेन। सॉवरेन से क्या मतलब है, जब भी कोई कंट्री, हम हर कंट्री के पर्सपेक्टिव में यदि कहीं भी आप सॉवरेन वर्ड देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां कहीं भी सॉवरेन वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री अपने नेशनल पॉलिसी और अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने के लिए फ्री है। उसके ऊपर कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। तो यदि मैं अपनी प्रेम्बल में सॉवरेन वर्ड देख रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, इंडिया इज ए फ्री स्टेट टू फ्रेम द पॉलिसी एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल एंड देयर इज नो फॉरेन अथॉरिटी हु आर हैविंग द कैपेसिटी टू कंट्रोल अस। इंडिया भाई किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम बहुत रह लिए गुलाम। अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए। इंडिपेंडेंसी हमें केवल ये नहीं कहने के लिए इंडिपेंडेंसी चाहिए। असली इंडिपेंडेंसी कब है, जब हमने रूल खुद बना सकते हैं, जब हमारी कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथ में नहीं है, जब मैं अपने रूल बना सकती हूँ, जब मैं अपने लॉज बना सकती हूँ, जब मैं अपने सिटीजन का वेलफेयर कर सकती हूँ, जब मैं अपने सिटीजन को गाइड कर सकती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, फुल अथॉरिटी, फुल इंडिपेंडेंसी। तो सॉवरेन वर्ड किसको इंडिकेट करता है, फुल इंडिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है। मींस हमारे ऊपर अब कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा कोई सुपरविजन नहीं है जो हमें ये इंस्ट्रक्शन दे सके कि आपको अपना लॉ कैसे बनाना है, आपको अपना कंट्री कैसे रन करना है, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है। नहीं भाई नहीं, अब नहीं। अब हम अपने रूल, अपने रेगुलेशन, अपने लॉज कैसे बनाएंगे, अपने कंट्री की जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, अपने कंट्री, अपने सिटीजन के वेलफेयर के लिए बनाएंगे। तो ऐसा कंट्री क्या कहलाएगा, सॉवरेन। सो वी the Indian, we as a India state, we are the having the sovereignty. सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ देखने को मिलती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, सोसाइटी के रेस्पेक्ट में। सोसाइटी के रेस्पेक्ट पे कैसे, जब हम सोसाइटी इक्विटी की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं सोसाइटी में। तो सोशलिस्ट वर्ड को हाईलाइट करने से पहले, समझने से पहले, मैं एक यहाँ पर इंफेसाइज करना चाहूंगी कि सोशलिस्ट वर्ड इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं था। इसको हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। हमने कहा सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वलिटी को बात कर रहा है। इक्वलिटी की जब बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेस को हमने एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया, हमने सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नहीं भाई, हम क्या बात कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी में, मेरे कंट्री में सबको हम इक्वलिटी देंगे। इक्वलिटी की जब हम बात करें, हम क्या कह रहे हैं, भाई सबको डिसेंट स्टैंडर्ड मिलेगा सर्वाइव करने के लिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यदि ऐसी सोसाइटी है तो हम क्या कहेंगे, मिक्स इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। ऐसी सोसाइटी तो हम क्या बात करते हैं, हम इक्विटी में बिलीव करते हैं। ऐसी सोसाइटी हम क्या बात करते हैं, हम इक्विटी में बिलीव करते हैं। तो सोशलिस्ट वर्ड जब हम बात कर रहे हैं, हम सोसाइटियल जस्टिस की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, सोशलिस्ट। यहाँ पर हम केस हाईलाइट कर सकते हैं, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को इंटरप्रिटेशन दे रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया। उन्होंने कहा, द बेसिक पर्पस ऑफ द सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री।
इट मीन्स क्या बात कर रही है कि आप यदि सोशलिस्ट है, आप किस में बिलीव करेंगे, मिक्स इकोनॉमी में बिलीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज आप एक पर्सन के हाथ में दे दें। तो ये मतलब हम लगा सकते हैं सोशलिस्ट का अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में। थर्ड टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर लेते हैं सेक्युलर। सेक्युलर से भाई क्या मतलब है? आप हम कहेंगे सेक्युलर का मतलब हो सकता है कोई यदि मैं सेक्युलर का वर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ, मैंने कहा सेक्युलर से हम मीनिंग निकालेंगे कि हमारे कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है। अपना कोई रिलीजन नहीं है का मतलब भाई इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोग जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमने बात क्या किया फिर? फुल इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। हमने कहा भाई इंडिया अपने ना तो किसी रिलीजन को प्रमोट करेगी ना ही डिमोट करेगी। एंड इंडिया क्या है? अपना कोई रिलीजन नहीं है भाई। जो रिलीजन वाले हैं, जिनका जो रिलीजन है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है, जिसको जो रिलीजन प्रोफेस करना है, प्रोपगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, वो फ्री है, आप कर सकते हैं। हम इंडिया मतलब इंडिया एज ए स्टेट किसी भी रिलीजन को ना प्रमोट करेगी ना डिमोट करेगी। तो हम सेक्युलर वर्ड को कैसे समझ सकते हैं? व्हेन देयर इज एनी कंट्री हु इज हैविंग नो रिलीजन एंड द country is believing that all religions are equal, that country will be called as secular one. तो सेक्युलर वर्ड भी हमारी प्रियम्बल में इनिशियली नहीं था, वो भी हमने किससे ऐड किया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम क्या शुरू से ऐसा नहीं था कि हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे? नहीं भाई, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन हमने उसको और एम्फेसाइज दिया, इसलिए हमने उसको प्रियम्बल में ऐड किया। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल हैं, कौन से ऐसे प्रोविजन है जिससे हम कह सकते हैं भाई हम इनिशियली भी हम सेक्युलर ही थे? तो हमें देखने को, यदि हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 की बात करते हैं। यदि मैं आर्टिकल 25 और 28 को बात करूंगी तो मुझे क्या मिलता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम क्या कह रहे हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। यदि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को रिलीजन की फ्रीडम है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं कोई भी राइट प्रोफेस कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, साथ ही साथ प्रोपेगेट कर सकती हूँ। यदि किसी कंट्री में सिटीजन को इतना राइट मिला है तो उस कंट्री क्या कहलाएगा? सेक्युलर कहलाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पर प्रोविजन पहले से थे, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने प्रियम्बल में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया है। इसके रेस्पेक्ट में यदि हम यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर दो केसेस को ले सकते हैं। सबसे पहले हम केस यहाँ पर लेना चाहेंगे बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को डिसाइड कर रही है, बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, तो क्या कह रही है? ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस ग्रुप मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड विद इक्वल रेस्पेक्ट। तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये इंटरप्रिटेशन दे रही है कि हमारे कंट्री में सब रिलीजन जो है वो इक्वलिटी के साथ सरवाइव करते हैं। सब रिलीजन को क्या दिया जाएगा? इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट अपना एक रिलीजन बनाकर बैठ जाए भाई कि नहीं मेरा ये रिलीजन है मैं तो इसी को प्रमोट करूंगा। नहीं भाई, नहीं, नहीं कर सकते आप ये। आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उस कंट्री का उस मेन कॉन्स्टिट्यूशन के मोटो के साथ नहीं चल रहे हैं, आप उसके साथ प्रोविजन के साथ नहीं चल रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बनाना चाहते थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सबको इक्वलिटी है, जो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहेगा कर सकता है, और सभी रिलीजन को इक्वलिटी मिलेगी, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी भी रिलीजन को ना तो प्रमोट किया जाएगा ना डिमोट किया जाएगा। सेकंड केस हम यहाँ पर ले सकते हैं एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेक्युलर वर्ड को क्या कहा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? भाई सेक्युलर वर्ड को हम क्या लेकर चलेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर अगेन एम्फेसाइज करना चाहूंगी, बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? वो प्रोविजन जिसको हम अमेंडमेंट करके चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब ये है। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन किस केस में दिया गया था? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वो केस है जिसमें हमारी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है। ठीक है, कितने जजेस की बेंच थी? 13 जजेस की। तो उसके कंसेप्ट को हमने आगे एलोबरेट करते हुए एसआर बॉम्बे के केस में सेक्युलर वर्ड को क्या कहा? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो गवर्नमेंट कैन गो इन द वायलेशन ऑफ इट। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे मेरी कंट्री की यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे मेरे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेक्युलर वर्ड के मीन सेक्युलर के मीनिंग के अगेंस्ट में जाकर कोई एक्शन नहीं कर सकते। यदि ऐसा कर रहे हैं तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर हम सेक्युलर वर्ड को कैसे समझ सकते हैं? नो रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड एवरी रिलीजन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इक्वली। हमारे पास फोर्थ टर्मिनोलॉजी आती है डेमोक्रेटिक।
तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका क्या मतलब है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मेरी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो कौन बनाएगा, किसके लिए काम करेगी, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? तो हम कह रहे हैं बाय द पीपल। कौन बनाएगा? पीपल बनाएंगे। किसके लिए काम करेगी? फॉर द पीपल, पीपल के लिए काम करेगी। टू whom the government is going to be responsible? Of the people। मीन्स हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट? जो हमसे ही बनी है भाई। हम ही लोग कंटेस्ट इलेक्शन में जाके कंटेस्टेंट होते हैं, हम ही लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? भाई हम ही पार्टिसिपेट करते हैं, हम ही वोटर हैं। हमारे पास, सबके पास वोटिंग राइट है। हमारे पास एक एलिजिबिलिटी दे दी, भाई आपने मेजोरिटी की एज ले ली है 18 ईयर के, तो आपके पास वोटिंग राइट है। चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी सेक्स हो, नथिंग। आपके पास, सबके पास क्या राइट है? वोटिंग राइट है। तो किसके पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का? हमारे पास राइट है। भाई हम ही इलेक्ट करेंगे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक है भी या नहीं। और वो गवर्नमेंट जो हमने ही बनाई है, वो किसके लिए काम करेगी? मेरे लिए काम करेगी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो एज ए सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी? कि हम कैसे लोगों को गवर्नमेंट रन करने के लिए भेज रहे हैं, हम कैसे लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेशन करें। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब हम लोग अपनी गवर्नमेंट को अपने ऊपर, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए पार्लियामेंट हाउस में भेज रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे मेरे डिसीजन ये पर्टिकुलर पर्सन ले, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ले। और साथ ही साथ उस गवर्नमेंट की लाइबिलिटी किसके लिए? मेरे लिए है। वो आंसरेबल किसके लिए? मेरे लिए है। तो हम ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री में क्या है? हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड ऑप्ट किया हुआ है। हमने कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, एमपी का इलेक्शन होना है, एमएलए का इलेक्शन होना है, हमने कभी लोकसभा का इलेक्शन होना है, हमने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट का इलेक्शन होना है। तो सबके लिए हमने अलग अलग मेथोडोलॉजी ली हुई है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हम इलेक्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कहा भाई हमारे यूनियन का जो है हेड है, यूनियन का हेड मतलब हमने कहा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? वो क्या भाई नॉमिनेटेड पर्सन है? नहीं भाई, उसका भी इलेक्शन होगा। ठीक है, तो उस पर भी आगे चलते हैं। हमने कहा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? भाई मैं जो गवर्नमेंट बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ, मेरे लोग मीन्स हमारे सिटीजन में से ही लोग आएंगे जो हमारी गवर्नमेंट को रन करेंगे। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जो हमने ही इलेक्ट किया वो मेरे लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगी। जो मैं चाहूँ मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मेरे पास क्या है? राइट टू नो है। हमारे पास क्या है? आरटीआई एक्ट है। तो गवर्नमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सिटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारे पास फिफ्थ टर्मिनोलॉजी आती है रिपब्लिक। रिपब्लिक से मतलब क्या है? जब हमारे कंट्री का, हमारे कंट्री मीन्स यूनियन का जो हेड है वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। हमने कहा रिपब्लिक, इसको हम कहीं से और समझने की कोशिश करें तो हमने कहा मोनार्क। मोनार्क में क्या है? जो कंट्री का हेड है वो कैसा होगा? हेरिडिटी के बेस पर नॉमिनेट किया जाएगा। पर जिस कंट्री का हेड जो वो इलेक्शन से अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्शन से चूज किया जाएगा, जो इलेक्शन को विन कर कर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? रिपब्लिक। तो हमारी कंट्री का हेड कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे आता है? क्या अपने आप आता है? कहीं से नॉमिनेशन होता है? नहीं भाई, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। माना डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, माना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हेरिडिटी के बेस पर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे अपने कंट्री को? रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ मैंने आपको इस स्लाइड में 5 टर्मिनोलॉजी को समझाने का कोशिश किया। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगेन हाईलाइटिंग, मैं 5 लाइन में इसको समराइज करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा सॉवरेन से मतलब क्या है? वंस द कंट्री इज फ्री टू फ्रेम द रूल एंड रेगुलेशन एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, that country is going to be called as a sovereign country. Socialist means once we are believing in the social justice, once we are believing in the equality, that country will be called as socialist. Secular means once there is no religion of the country and every religion is going to be treated equally. Democratic means once we are free to select the person, when we are choosing the person and government is working by the person to whom we have chosen, means by the people, for the people, of the people. Last one we are having the republic. Republic means when once the head of the state, head of the country is the elected one, is not going to be selected on the basis of the heredity, then it will be called as republic.
हमारे स्टेट का नेचर हम इससे समझ सकते हैं कि हम कैसे स्टेट को बिलोंग करते हैं, जहां पर हम मोनार्की में बिलीव नहीं करते, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर धर्म में बिलीव नहीं करते, पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव नहीं करते, हम किस में बिलीव करते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, हम किस में बिलीव करते हैं, हम फुल इंडिपेंडेंसी में बिलीव करते हैं, हम किस में बिलीव करते हैं कि जो हम लोगों के जो उसके पास गवर्निंग पावर है, जो गवर्न कर रहा है, इवन वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये मेरे कंट्री का, मेरे स्टेट का नेचर है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमने कहा भाई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, किन प्रिंसिपल पर उसके प्रोविजन बनाए गए हैं। तो हमें यहाँ 4 कंपोनेंट में दिखाने की कोशिश की जो प्रेम्बल में दिए गए। हमने कहा हमारे पास जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है। अब जस्टिस से मतलब क्या है, जस्टिस हमने हमारे प्रेम्बल में हमने 3 टाइप का जस्टिस यहाँ पर मेंशन किया है। भाई जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं, सोसाइटियल नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकल नॉर्म्स के बारे में कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, जस्टिस मिलेगा। भाई एग्जांपल देकर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सोसाइटियल जस्टिस से क्या मतलब है, सोशल जस्टिस से क्या मतलब है। मैंने कहा चाहे आपका सेक्स कुछ भी हो, आपका कास्ट कुछ भी हो, आपका क्रीड कुछ भी हो, भाई आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस इस मुद्दे पर कि आप पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, आप पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, नहीं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट। हमने कहा नो डिस्क्रिमिनेशन। कहां पर दिया गया है भाई प्रोविजन, हमने कहा भाई आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 16 पढ़ लीजिए, और भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में जस्टिस की बात कर रहे हैं हम। आप भाई कोई भी हो, बस आप इंडियन सिटीजन हो, आपको इक्वलिटी मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा। हमने कहा इसके बाद क्या होगा भाई, पॉलिटिकल जस्टिस से क्या मतलब है, हमने कहा पॉलिटिकल जस्टिस से मतलब है आपके पास सारे, चाहे आपका कुछ भी सेक्स हो, चाहे कुछ भी कास्ट हो, चाहे कुछ भी रिलीजन हो, आपके पास सबके पास पॉलिटिकल राइट है, वो पॉलिटिकल जस्टिस है। कैसे, हमने कहा भाई आप 18 ईयर के होते हैं और आपके एज ऑफ मेजोरिटी आप गेन करते हैं, उसके बाद आपके पास राइट टू वोट आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमने कहा चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है, आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, आपके पास राइट है। हम क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमने कहा इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है फिर, ये कैसे अब तीसरी चीज आ गई भाई इकोनॉमिकल जस्टिस। हमने कहा भाई राइट, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमने कहा चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल है, आप चाहे जनरल कैटेगरी के, चाहे आप अदर कैटेगरी के, चाहे आप डिप्राइव सेक्शन के, चाहे कुछ भी है, आपके पास सबके पास इकोनॉमी का राइट है, सिमिलर इकोनॉमी का। तो ये हम समझ में आता है जब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन दिए हैं, किस पर बेस कर रहे हैं, 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास इन तीनों ही दायरे में रहते हुए, इन तीनों ही हेड के अंदर आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। आपके साथ कोई भी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कोई भी डिनाई नहीं कर सकती कि आप इस जस्टिस को नहीं ले सकते। तो मेरा प्रेम्बल जस्टिस की बात करता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात करता है। जस्टिस 3 एस्पेक्ट में बात करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है इक्वलिटी। इक्वलिटी से मतलब क्या है, हम लोग जब रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे थे, मैं आपको समझा रही थी, मेरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमारा सिटीजन, हमारी कंट्री में हर सिटीजन को क्या राइट दिया गया, इक्वलिटी का राइट दिया गया है। भाई हर हमारे कंट्री जो है, हमारी स्टेट जो है, वो हर पर्सन को, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यदि किया जा रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। तो हमने किस पर बिलीव किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ पर बिलीव किया। हमने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा, वर्क की इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। हम क्या करें, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने कहा भाई हमारा कंट्री जो है वो सब सिटीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्वलिटी। तो मेरे प्रियम्बल में इक्वलिटी कॉन्सेप्ट को लिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, वहां हम इस नॉर्म्स को, इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंपोनेंट हमें दिखाई देता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई देता है लिबर्टी। तो जब हम लिबर्टी को कहते हैं, लिबर्टी से मतलब क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम किस एस्पेक्ट में, यदि हम फ्रीडम नहीं देंगे तो पर्सन क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर सकता, डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकता। तो इसलिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में हमने किसको एम्फसाइज किया, लिबर्टी वर्ड को दिया है। और हमने वहां पर भी लिबर्टी के साथ जब आप पढ़ेंगे प्रेम्बल, तो आपको क्या मिलेगा, लिबर्टी किस चीज की, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ। तो आप फ्री हैं, आपके पास फुल फ्रीडम है, आपके पास फुल लिबर्टी है, जिसके भी बारे में रहते हुए आप अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी डिग्निफाइड लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में हमें देखने को मिलता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी से मतलब क्या है? यदि हम फ्रेटर्निटी से मतलब लेना चाहते हैं, हमने कहा भाई फीलिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड। मीन्स हम क्या कह रहे हैं, हमारे कंट्री में तो बहुत डाइवर्सिटी है, इतने स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, तो ये ना हो जाए कल को चलकर भाई कि मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, मैं उस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ का सिटीजन, मैं वहां का सिटीजन। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो यूनिटी और इंटीग्रिटी में बिलीव कर रहे हैं। हम क्या बिलीव कर रहे हैं? एकता में बिलीव कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम इंडिया के सिटीजन हैं। हम भाई क्या कह रहे हैं? हम सब एक हैं। किसी भी रेस के बेस पर, किसी भी रिलीजन के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो भाई। ये ना हो कि भाई लोग आपस में डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? जब भी हम बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी को हम यूनिफाइड कर रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं एकता में, तो उसको क्या वर्ड डिनोट कर रहा है? हमारा फ्रेटर्निटी। तो हम जब अपनी स्टार्टिंग में प्रेम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो हम लोग का 4th पार्ट क्या था देखने को? हम जब देखे थे डेट ऑफ एडॉप्शन। तो जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को देख रहे हैं, तो लास्ट पार्ट अब जब आप देखेंगे, लास्ट लाइन जब आप प्रेम्बल के देखेंगे, तो क्या मिलेगा? इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 नवंबर ऑफ 1949। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। किस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने को दिया है? 26 नवंबर 1949। तो इसलिए हम 26 नवंबर 1949 का जो दिन था, उस दिन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने को दिया था। इसलिए जब मैं आपको स्टार्टिंग में समझाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसके लिए बना रहे हैं? सोर्स क्या है? हम पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिए बना रहे हैं? किसको दे रहे हैं? हम अपने को दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी हम इसमें मोटिव पढ़े हैं, जितना भी एम इसमें हम पढ़े हैं, ये हमारी इंटेंशन को शो करता है। और साथ ही साथ हम क्या कह रहे हैं? हम इसको अपने लिए दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं। और हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम बिलीव करते हैं कि इसमें इक्विटी में, इक्वलिटी में, लिबर्टी में, फेथ में, यूनिटी में, इंटीग्रिटी में, सॉवरेनिटी में, ये सब हम क्या है? हम बिलीव करते हैं। हम ऐसा जो है अपना एक्शन रखेंगे जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को मेंटेन रख सकें। यहाँ 2 बातें और एम्फेसाइज करना चाहूंगी। तो 26 नवंबर जो है, हम इसको किस फॉर्म में मनाते हैं? लॉ डे की फॉर्म में मनाते हैं। लॉ डे इसलिए क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इसलिए हम इसको क्या जानते हैं? 26 नवंबर को हम कैसे जानते हैं? लॉ डे, विधि दिवस। साथ ही साथ वन मोर थिंग कि हमने कहा भाई हम इन्फोर्समेंट, हमारा हमने माना हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन देन एंड देयर इन्फोर्स हो गए थे। कैसे? कौन से प्रोविजन एनफोर्स हो गए थे? जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन, वो हमने 26 नवंबर को ही एनफोर्स कर दिए। हमने कहा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 26 नवंबर को इन्फोर्स हो गया। तो ऐसे प्रोविजन जो तुरंत इन्फोर्समेंट, जिनका बहुत रिक्वायरमेंट थी, जिनका इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड था, उनको हमने तुरंत इन्फोर्स किया, हमने देन एंड देयर इन्फोर्स किया। लेकिन रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब एनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950। इसलिए हम 26 जनवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रियम्बल, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई प्रोविजन अमेंड करना चाह रहे हैं हम, तो कौन से आर्टिकल में करेंगे? आर्टिकल 368 में। 368 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजन दिए गए हैं। तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि प्रियम्बल भी अमेंडेबल है, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 केस हैं जो मेन हाईलाइट हम जिसको कर सकते हैं। हमने कहा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट जब इसको डिस्कस कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रियम्बल में इज अनअमेंडेबल, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी केस को ओवररूल करते हुए, इस जजमेंट का जो ये पार्ट है, इसको ओवररूल करते हुए केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस को डिसाइड करते समय कोर्ट ने क्या कहा? एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल इंक्लूडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में, जिसमें कि हमारा पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ प्रियम्बल भी इंक्लूडेड है, हम अमेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन है? बट
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था। तो जब मैं फंडामेंटल राइट पार्ट को आपको समझाऊंगी, वहां मैं केशवानंद भारती केस को डिटेल में लेते हुए समझाऊंगी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस केस में हम जब प्रियम्बल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो केशवानंद भारती के केस का यदि हम इंटरप्रिटेशन से लेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। यदि प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा, तो ऐसा अमेंडमेंट क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल। और उसी के रेस्पेक्ट में रहते हुए जो मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता रही थी कि हमारी प्रियम्बल में थ्री जो है वो अमेंडमेंट हुए हैं, वो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर एज वेल एज इंटीग्रिटी। ये तीन अमेंडमेंट हमारे यहाँ 1976 के अमेंडमेंट से 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट भी किए गए, और तीनों ही अमेंडमेंट, तीनों ही इंसर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो आज एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।